हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस वीडियो में एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं जो कि सीए फाइनल ऑडिट का डिजिटल ऑडिटिंग है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जनरली मैं इस चैप्टर को मैं 6 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा और टोटल 12 क्वेश्चन मैं आपको लर्न कराऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो का मैं जो भी बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो शुभम केसवानी सर का बुक का रेफरेंस है। और मैंने थोड़ा मोड़ा जो मैंने स्टडी मैट देखा है वो जो कि ऑलमोस्ट सेम था, तो मैं शुभम केसवानी सर के मैट से मैं करवा रहा हूँ। मेरा जनरली फोकस ये रहेगा कि 12 क्वेश्चन में आपको मैं कीवर्ड्स को मैं सिर्फ हाईलाइट कर दूँ और जो कि लर्न हो जाए। ठीक है, बस मेरा एम यही रहेगा आपको, और उसका मैं मेमोरी टेक्निक्स आपको मैं हर क्वेश्चन का मैं आपको बताता हुआ चलो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हम लोग एक लाइन पहले हम लोग क्या लिख देंगे, डिजिटल ऑडिटिंग के बारे में लिख देंगे। डिजिटल ऑडिटिंग एश्योरेंस इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन 1 को हम लोग लर्न करते हैं जो कि पेज नंबर 17.2 में। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि की फीचर्स या एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग। ठीक है, तो इसका मेमोरी टेक्निक रहेगा आईडीवीआई वैन, तो जिसमें आई का फुल फॉर्म रहेगा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट, डी का मतलब रहेगा डिक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंसी, बी का मतलब रहेगा बेटर रिस्क असेसमेंट, एंड आई का मतलब रहेगा इम्प्रूव इफिशियंसी। ठीक है, IDBI ये मेमोरी टेक्निक रहेगा। आई का रहेगा इम्प्रूव ऑडिट क्वालिटी, बी का रहेगा बेटर रिस्क असेसमेंट, डी का रहेगा डिक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंसी, आई का मतलब रहेगा इम्प्रूव इफिशियंसी। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं जो कि पेज नंबर 17.1 में। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा कि इसमें कंसिडरेशन रहेगा चैलेंजेस इन डिजिटल ऑडिटिंग। ठीक है, तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या रहेगा आपका टाटा। ठीक है, तो टी से क्या रहेगा थिंक पीपल फर्स्ट, चेंज इन डिफिकल्टी। फिर ए का मतलब रहेगा ऑटोमेशन इज नॉट स्टैंड अलोन सोल्यूशन। ठीक है, फिर टी का मतलब रहेगा टारगेट द राइट प्रोसेस। फिर ए का मतलब रहेगा ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रहेगा टाटा। मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ चैलेंजेस इन डिजिटल ऑडिटिंग, ये आप अपने मन में भी बोलिएगा। ठीक है, पहला टी का मतलब रहेगा थिंक पीपल फर्स्ट, चेंज इन डिफिकल्टी, ए ऑटोमेशन इज नॉट स्टैंड अलोन सोल्यूशन, टी टारगेट द राइट प्रोसेस, ए ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद मैं पेज को मैं टर्न करूंगा और मैं सीधा पेज नंबर 17.3 में चलाऊंगा, तो जिसमें क्या रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रहेगा। ठीक है, जिसका मेमोरी टेक्निक रहेगा ब्रेन ड्रोन। ठीक है, ब्रेन ड्रोन। तो बी का मतलब रहेगा ब्लॉकचेन, आर से रोबोटिक्स, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आई से रहेगा इंटरनेट ऑन थिंग्स, और बी से बायोमेट्रिक्स और ड्रोन। ये आपको अलग से आपको याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप कहीं पे भी इसका आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ये हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका पहले वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें मैं क्या करूँगा 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी ये लर्न करते हैं। ठीक है, तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या रहेगा जनरली अरे कैलसी। अरे कैलसी का मतलब क्या रहेगा, एक मतलब रहेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। इसके अंदर एग्जाम्पल हम लोग का रहेगा परचेज ऑर्डर अप्रूवल। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अपने मन से भी कुछ एक लाइन कुछ लिख दीजिए, लेकिन हेडिंग रहेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। आर का मतलब रहेगा रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स का अंदर आ जाएगा वेंडर मास्टर रिपोर्ट और कस्टमर एजिंग रिपोर्ट। ठीक है, और सी से आ जाएगा कैलकुलेशन, एग्जाम्पल सिस्टम कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, और एस का मतलब रहेगा सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एसओडी इनेबल्ड बाय आईटी इन्वायरमेंट, और आई का मतलब रहेगा इंटरफेसेस। इसका एग्जांपल रहेगा ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पेरोल सब लेजर टू जनरल लेजर। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ इसका निकनेम या मेमोरी टेक्निक आप जो भी बोलिए, 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंस। इसका निकनेम क्या रहेगा या मेमोरी टेक्निक अरे कैलसी। ए का रहेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, आर रहेगा रिपोर्टिंग कैलकुलेशन, सी का कैलकुलेशन, एस का मतलब सिक्योरिटी, आई का मतलब इंटरफेसेस। ठीक है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का आपका ये हो जाएगा परचेज ऑर्डर के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ए रिपोर्टिंग के बारे में एजिंग रिपोर्ट, कस्टमर का एजिंग रिपोर्ट के बारे में हम लोग लिख देंगे। कैलसी, कैलसी के बारे में हम लोग ये कैलसी के बारे में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग ये लिख देंगे। और सिक्योरिटी का तो ये हो जाएगा एसओडी हो जाएगा आपका, और इंटरफेसेस का हम लोग पेरोल से जो जनरल ओजर में जो ट्रांसफ़र जो करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हम लोग पार्ट 2 में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि पेज नंबर 17.5 में है। और ये साइबर अटैक्स, इससे मतलब जनरली आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इससे जनरली आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो मैं सिर्फ एमसीक्यू के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। और ये वर्ड मतलब की वर्ड्स है, ये आपको एमसीक्यू में अगर ये दिखे तो यही वाला ही आंसर होगा, टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने सारे एमसीक्यू मैंने सॉल्व किया है, तब जाके मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया। मैं सिर्फ की वर्ड्स को मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें आपको टोटल आपको 8 पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है मेलवेयर, ठीक है, तो मेलवेयर में आपको टाइप्स मिलेंगे, तो जिसमें रहेगा पहला रैंसमवेयर, ठीक है। तो रैंसमवेयर में देखिएगा इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन या एक्सचेंज फॉर पेमेंट, ये वर्ड रहेगा, मतलब ये देखिएगा आप हर मतलब एमसीक्यू में आपको मिलेगा, अगर ये रहेगा तो ही रैंसमवेयर आएगा, ठीक है। फिर फेसलेस मेलवेयर, ठीक है, तो इसमें अटैकर क्या बोलेगा, इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में कोई कोड वगैरह, मतलब एकदम टारगेट कस्टमर के लिए जो होगा, मतलब टारगेट मतलब ये करेगा, ठीक है। और इसके बाद आएगा ट्रूजन, ट्रूजन मतलब ये डिसगाइज्ड, मतलब ये बहरूपिया है, मतलब ये आपको कुछ बहकाएगा कुछ, इसका अगर ऐसा अगर कुछ अगर आएगा तो इसका मतलब ट्रूजन ही होगा, ठीक है, ये 100% ट्रूजन होगा। उसके बाद मोबाइल मेलवेयर, ठीक है, ये तो सबसे ईजी है। मोबाइल मेलवेयर में तो आपको ऐसे डाउनलोड वगैरह बोलेगा, वहाँ पे मोबाइल का मतलब को इंडिकेट कर देगा, तो जिससे आप समझ जाइएगा। और उसके बाद आता है सेकेंड वाला आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ये सबसे नॉर्मल है, जिससे कि आप मतलब इसमें ना कोई आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, बस आपका साइट क्या होगा कि थोड़ा टाइम के लिए जैसे पॉज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि आईसीआई का जो वेबसाइट एग्जाम के डे पे जैसे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो अनेबल, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, अटैक ये। अब उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में आ जाते हैं जो कि फिशिंग्स रहेगा। फिशिंग्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूजेस ईमेल, एसएमएस, फ़ोन, सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसके अंदर अब आएगा, इसके टाइप्स देखिए क्या क्या होगा, स्पेयर फिशिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग टारगेट करेंगे इंडिविजुअल को, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को स्टिल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, बस। स्पेयर फिशिंग याद रखिएगा, स्पेयर फिशिंग इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का ही टारगेट करेगा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और इसके बाद वाले एक पॉइंट आएगा जिसका क्या प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी ठीक से नहीं आता, लेकिन मैं उसका वर्ड्स आपको बता दे रहा हूँ, WHALING, वॉलिंग होगा या क्या होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बस ये है, बस अगर ये अगर आएगा तो ये तो सबसे ईजी है वॉलिंग। इसमें देखिएगा सी लेवल के एम्प्लॉयज़ लोग, जैसे सी लेवल का एम्प्लॉयज़ कौन हो गया, CEO हो गया, CFO हो गया, CIO हो गया, CTO हो गया, ये सी लेवल का अगर आएगा तो वॉलिंग ही होगा। ये MCQ पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसका बाद सिमिसिंग तो आपको पता ही है, नॉर्मल SMS के बेस पे होगा। उसके बाद आएगा विशिंग जो वॉइस कॉल के थ्रू होता है, कि मतलब कॉल कर रहा है बैंक के थ्रू, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप मेरे को OTP दीजिए, ठीक है, तो ये तो आपको सबसे ईजी रहेगा। और सूफिंग का भी आपको बहुत ईजी रहेगा। इसमें अगर मतलब वेबसाइट अगर हैक करेगा तो वो डोमेन स्पूफिंग हो जाएगा। और उसके बाद आएगा ईमेल स्पूफिंग, ठीक है, तो इसमें टारगेट बिजनेस ईमेल, ये आपको अच्छा तरीका से पता है। और इसके बाद जो आएगा, ठीक है, पेज नंबर 17.7 में पांचवा नंबर जो रहेगा, फिफ्थ वाला पॉइंट, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मली आपको नाम से ही आपको सुन के आपको आइडेंटिटी से अगर कुछ अगर हैक करेगा तो वो। उसके बाद आ जाएगा इनसाइडर थ्रेट, मतलब थ्रेट्स। तो इनसाइडर थ्रेट्स कौन कर सकता है, हम लोग का अंदर का एम्प्लॉय कर सकता है, फॉर्मर एम्प्लॉय या करंट एम्प्लॉय। ये सब मैं आपको कीवर्ड्स में आपको हाईलाइट करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो कीवर्ड्स। और उसके बाद आ जाएगा DNS टनलिंग, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसको जो नीचे से जो बाईपास करेगा, बाईपास रूट, बस ये वाला आप याद रखिएगा, DNS टनलिंग, डोमेन नेम टनलिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा IoT अटैक, ठीक है। IoT अटैक्स में क्या होगा, इंटरनेट ऑन थिंग्स, वो टारगेट क्या करेगा, IoT बेस्ड डिवाइस को ही वो टारगेट करेगा। जैसे हम लोग के लिए एग्जाम्पल के लिए अलेक्सा हो गया, ठीक है। और इसके बाद आते हैं, मैं इसके बाद आ जाऊँगा आपका पेज नंबर 17.9 में आ जाता हूँ, ठीक है। 17.9 में क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग लर्न करते हैं। अब एक CA सुकन्या, हम लोग कई तरह के CA फाइनलिस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। उसका क्या कहना है, आप लोग प्यार से सब लोग सुनिएगा। उसका कहना है कि वो सिर्फ डेटा लॉस, खाली इंफॉर्मेशन लॉस ही खाली हो सकता है IT के थ्रू, और कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसको तो पहले आगे हम लोग प्यार से आके समझाएंगे, क्या बोलेंगे, छोटी बच्ची हो क्या, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका जो अगर हम लोग जो मतलब मेमोरी टेक्निक है याद करने का, इसका मेमोरी टेक्निक आपको रहेगा RBI स्क्वायर, डेटा लॉस या फाइन या पेनल्टीज। RBI स्क्वायर, डेटा लॉस और फाइनेंस पेनल्टी। RBI का क्या रहेगा, R का रहेगा रैंसमवेयर, ठीक है। B से रहेगा आपका ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, और I से रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेट, ठीक है। RBI।
और फिर एक बार आरबीआई आएगा। तो उस आरबीआई का क्या रहेगा, आर से रहेगा रेगुलेटरी कॉस्ट, बी से रहेगा बिजनेस इंटरप्ट्स और आई से रहेगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट, और 2 पॉइंट रहेगा डेटा लॉस और फाइन्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, डेटा लॉस और फाइन्स एंड पेनल्टीज। मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसका निकनेम क्या रहेगा या मेमोरी टेक्निक क्या रहेगा, आरबीआई स्क्वायर डेटा लॉस या फाइन पेनल्टीज। डेटा लॉस फाइन पेनल्टीज ये आपका डायरेक्ट आपका आ जाएगा, आर से आपका रैंसमवेयर आ जाएगा, आर से आपका रेगुलेटरी कॉस्ट आ जाएगा, बी से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी आएगा, आई से आपका आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेट। ठीक है, अगर इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको इनफ आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी क्वेश्चन में हम आपको नीचे में हम लोग को थोड़ा सा और लिख देना पड़ेगा, इट में हैपन साइबर अटैक्स नॉट डायरेक्टली डायरेक्टेड हाउ एवर मैनिपुलेशन या मॉडिफाई मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये आप अपने मन से भी आप अपने क्वेश्चन के मतलब जो भी क्वेश्चन का रेफरेंस में आपको रहेगा वो केस के हिसाब से आपको लिख देना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, रिमोट ऑडिट में। ठीक है, तो रिमोट ऑडिट में हम लोग का सबसे इजी स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है, और इससे आपका हो सकेगा तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा सर ने ऐसा क्लास में ऐसा कहा था, और ये सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। ठीक, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन हम लोग 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 ये रहेगा, रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट व्हेन ऑडिटर यूजेस ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट ऑडिट। ठीक है, इसमें रहेगा कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट के लिए। इसका जो मेमोरी टेक्निक रहेगा वो रहेगा PSR। ठीक है, P का प्लानिंग, S से सिक्योरिटी, R से रिस्क असेसमेंट। ठीक है, ये टोटल 3 पॉइंट ही आपका आएगा। तो प्लानिंग में तो सबसे ईजी है, सबसे ईजी एग्रीइंग ऑडिट टाइमलाइंस, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगे, वीडियो कम्युनिकेशन करेंगे या टेलीकम्युनिकेशन करेंगे, या डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करेंगे, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है कि हम लोग को याद रखना है, अग्रिंग ऑडिट टाइमलाइंस, मीटिंग प्लेटफॉर्म, डेटा एक्सचेंज कैसे होगा। ठीक है, वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे हम लोग, और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए हम लोग का प्लेटफॉर्म क्या रहेगा। ठीक है, ये फिजिबिलिटी या प्लानिंग, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हम लोग सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, पहला आपको ये लिखना रहेगा कि इसमें स्क्रीनशॉट हम लोग शेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, एक्सेस डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये 3 पॉइंट, और VPN के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, बस इतना लिख देने से हो जाएगा। और रिस्क असेसमेंट में तो और सबसे ज़्यादा एक लाइन का है, सफिशिएंट अचीव ऑडिट। अभी हम लोग को अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, और डॉक्यूमेंट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, पेज नंबर 17.11 में ये भी रहेगा रिमोट ऑडिट से, जिसमें रिमोट ऑडिट का हम लोग को एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग को लिखना रहेगा। ठीक है, जनरली तो इसका जो एडवांटेजेस का जो मतलब निक नेम जो रहेगा या मेमोरी टेक्निक आप जो भी बोलिए, इसका रहेगा CACS। पहला C का मतलब आ जाएगा कॉस्ट, फिर ए का मतलब देखिए पहला से मैं आपको बता रहा हूँ CACS होगा। तो पहला C का क्या हो जाएगा, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। तो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रैवल के बारे में। हम लोग का टाइम सेव होगा, और प्लस ट्रैवल कॉस्ट भी, वो भी जो भी होगा सेव होगा। तो इसका C के साथ एडवांटेजेस के साथ इसका डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा, ड्यू टू नेटवर्क इशू। ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क इशू, बस इतना ही लिखना। उसके बाद ए पे हम लोग आ जाते हैं। तो ऑडिटर को क्या होगा, फर्स्ट हैंड एविडेंस मिलेगा, फर्स्ट हैंड ऑडिट एविडेंस हम लोग को मिलेगा, जो कि डायरेक्टली जो कि मिलेगा। ठीक है, ताज़ा हम लोग को मिल जाएगा। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा, साथ साथ में रिमोट एक्सेस टू सेंसिटिव IT सिस्टम में नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद C का मतलब आ जाएगा कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके लिए हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, इसका जस्ट नॉर्मल इसका मीनिंग हुआ कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, लिमिटेड और नो एबिलिटी टू विजुअलाइज कल्चरल और बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑडिटिस्ट। ठीक है, इसमें लिमिटेड रहेगा विजुअलाइज कल्चर, मतलब वो जो क्लाइंट का ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर S का मतलब आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, जो कि ग्लोबल बेसिस पे हम लोग का होगा, ऑडिटर एक्सपर्ट को हम लोग ये कर पाएंगे। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, लोकल मतलब लॉज एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे ठीक से, या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मैं इधर उधर मैं थोड़ा सा करके मैं बोल दिया। अब मैं आपको एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। हम लोगों को क्या करना है, एडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट।
तो इसका निकनेम क्या रहेगा, CACS। पहला C का मतलब आ जाएगा कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, जिसमें रहेगा आपका ट्रैवल टाइम सेव या कॉस्ट, ये सी हो गया। फिर ए से आएगा ऑडिटर को फर्स्ट हैंड ऑडिट एविडेंस मिलेगा, सी ए कंप्लीट हो गया। फिर सी से क्या आएगा, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी में आपको क्या मिलेगा, आपको कि वर्क फ्रॉम होम आपको करने पड़ेगा मिलेगा। और एस का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स हो जाएगा, जिससे कि हम लोग ये कर पाएंगे कि सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स ग्लोबल बेसिस पे हम लोग कर पाएंगे। ये 4 चीज़ हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट हो गया। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा कि हम लोगों को ये नहीं मिलेगा, नेटवर्क का इशू रहेगा, फिर से लिमिटेड रहेगा, नो एबिलिटी टू बॉडी लैंग्वेज। हम लोग ऑडिटेड मतलब जिस क्लाइंट को हम लोग ऑडिट करेंगे उसका कुछ लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या, उसका कैसे वो काम कर रहा है, वो कितना इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा है, ऐसा वैसा, ठीक। उसके बाद रिमोट एक्सेस सेंसिटिविटी, IT सिस्टम में नॉट बी अलाउड, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा चौथा पॉइंट आ जाएगा कल्चरल चेंजेस या लॉज एंड रेगुलेशन, जिसमें हम लोग फिजिकल एसेट्स का या स्टॉक का वेरिफिकेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस टाइप का हम लोग करेंगे। इसके बाद देखिए आता है पार्ट 4 में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑडिट, जिसमें कि डेटा एनालिस्ट आएगा, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट का मतलब क्या रहेगा, वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रहेगा। इधर से रॉ डेटा डालो, उधर से क्या निकलेगा, प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू डेटा एनालिस्ट का जो मीनिंगफुल जो डेटा रहेगा वो निकलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है नॉर्मली कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि सम पॉपुलर टेक्निक्स जो इंडस्ट्री जो कैट के लिए जो यूज़ करता है, जिसमें आपका पहला आपका आ जाएगा ACL ऑडिट कमांड लैंग्वेज, दूसरा आएगा BI पावर BI, जिसका हम लोग को सर ने हम लोगों को वीडियो दिखाया था, कितना अच्छा दिखाया था, मतलब उतना तो मेरे को भी उतना समझ में मेरे को भी नहीं आया था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो PWC से वो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा सा हम लोग को भी मतलब कुछ हल्का हल्का कुछ समझ में कुछ आया था, उतना कुछ खास कुछ समझ में नहीं आया था। और उसके पास आ जाएगा केसवेयर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि पेज नंबर 17.13 में रहेगा। ये क्वेश्चन मस्ट ही आप लोग लर्न करके जाइएगा, जिसको मैंने भी लर्न किया, जिसका पहले क्वेश्चन क्या रहता है मैं ये बता देता हूँ। एक CA है, वो जो प्लानिंग कर रहा है कि मतलब वो कैट को यूज़ कर सकता है कि नहीं ड्यूरिंग ऑडिट में, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या रहेगा, IDV, I से 2 रहेगा, D से 2 रहेगा और V से 1 रहेगा, ठीक है। तो I का पहला क्या रहेगा, आइडेंटिफाई एक्सेप्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सेप्शन, आइडेंटिफाई एरर्स, आइडेंटिफाई एक्सेप्शन, आइडेंटिफाई एरर्स, ठीक है। और उसके बाद D से आ जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा कंप्लीटनेस, और V से आ जाएगा आपका वेरीफाई कैलकुलेशंस, ठीक है। ये टोटल 5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एक्सेप्शन में आपको क्या लिखना है, जो ट्रांजेक्शन एबव 10,000 जो कैश का जो रहेगा वो लिखना है, ठीक है। ये एग्जांपल में आपको आइडेंटिफाई एक्सेप्शन में कैश ट्रांजेक्शन एबव, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एरर्स में आपको लिखना है कि अकाउंट नंबर जो नॉट न्यूमेरिक, मतलब न्यूमेरिक अगर नहीं रहेगा तो। वेरीफाई कैलकुलेशन में हम लोग को लिख देना है TDS रेट, ठीक है, अप्लाइड हुआ है कि नहीं। फिर डेटा कंसिस्टेंसी के साथ आपको लिख देना है कि इनवॉइस का जो सीक्वेंस है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 4 में हम लोग आते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑन थिंग्स, ये पार्ट 5 में हम लोग आते हैं ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट, ठीक है, जिसमें हम लोग को CA इंटर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग को ये EIS का चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों था, उसमें तो हम लोग को 10 चीज़ पढ़ना था, इसमें तो हम लोग को टोटल 5 चीज़ ही पढ़ना था, ठीक है। तो जिसमें कि आपको टोटल 5 चीज़ इसमें को पढ़ना रहेगा, जिसमें कि पहला रहेगा आपको इंटरनेट ऑन थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और NFT जो कि नॉन फंजेबल टोकन रहेगा, और रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जिसमें ब्लॉकचेन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ही आपको मतलब जनरली आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन से इस बार May 24 RTP में आपका क्वेश्चन आपका है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा अच्छा से करिएगा। और ये जो जिसका भी मैंने 5 चीज़ का मैंने नाम लिया, इंटरनेट ऑन थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स, या आप NFT ले लीजिए, नॉन फंजेबल टोकन, और RPA ले लीजिए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इसका नॉर्मली अगर आप इसको अगर थोड़ा सा अगर
केयरफुली अगर पढ़िएगा तो इसका जो भी इसका रिस्क रहेगा ना, देखिएगा इसमें आपको मिलेगा डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू का ही मतलब ये जनरली इसमें आपको इशू रहेगा। और इसका जो भी हम 5 महीने जो भी नाम लिया था उसका ऑडिट इम्प्लीकेशन आप नॉर्मली मतलब ये क्वेश्चन मतलब आने का मतलब बहुत रेयर चांस है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का इंटर में ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक एक लाइन जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ MCQ, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग एनी डिवाइस टू इंटरनेट, ठीक है, बस इतना सा ही आप ध्यान अगर रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका ऑडिट इम्प्लीकेशन अगर देखिएगा तो ऑडिटर्स अनेबल टू रिलाई ओनली मैनुअल कंट्रोल्स, स्कोप ऑफ न्यू सिस्टम इनटू देयर ऑडिट, ये उतना कुछ ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपका हाईजैकिंग इसका रिस्क में आ जाएगा, डेटा हाईजैकिंग, डेटा स्पीपिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये नॉर्मली ये हटा दीजिए इसको आप। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आपको क्या देखना है, इसमें आपको मशीन का आपको लर्निंग देखना है, ये थिंक भी करता है लर्न भी करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। ये प्रिडिक्टिव मेथड में रहता है, इसका एग्जांपल हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब कुछ ऑडिट इम्प्लीकेशन में आपका क्या ही आएगा, फोकस आएगा, एल्गो चेक आएगा। और इसका जो AI का जो रिस्क था ये मेरे को अभी भी याद है, इसका जो मतलब निकनेम जो था वो ISD था। उस समय भी हम लोगों ने इंटर्न में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो ISD का फुल फॉर्म क्या था, आई से आपका रहेगा इनएप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, ठीक है। तो ये नॉर्मली था, ये इससे आपको उतना कुछ आएगा नहीं। लेकिन ये ब्लॉकचेन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको ये May 24 में ये क्वेश्चन आपका आया था, ये हमको लर्न भी करना है, ठीक है। ब्लॉकचेन के बारे में क्या रहेगा, बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑल ब्लॉक सीक्वेंस, इसका एग्जांपल में हम लोग बिटकॉइन लिख देंगे, ठीक है। और इसका ऑडिट इम्प्लीकेशन में क्या लिखेंगे, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वीक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके बाद डेटा प्राइवेसी एंड लॉस। ये टोटल 4 पॉइंट में हम लोग अगर लिख देते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फिर थर्ड आता है वीक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑडिटर्स कैन नॉट ओवरलुक, फिर आता है चौथा डेटा प्राइवेसी लॉस, ठीक है, ये ऑडिट इम्प्लीकेशन। और इसका रिस्क में आपका आ जाएगा इनएबिलिटी टू रिवर्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये इसमें डेटा आपका रिवर्स आपका हो नहीं सकता है। और सिक्योरिटी इशूज़, ये दूसरा, बस यही 2 इसमें आपको लर्न आपको करना है, ठीक है। मैंने जो भी आपको बोला है वो सिर्फ कीवर्ड्स बोला है, और मैंने इसमें आपको मतलब अंडरस्टैंड के लिए मैंने आपको कुछ मैंने बोला नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपका वैसे भी आपको अंडरस्टैंड, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप अंडरस्टैंड हर किसी को अंडरस्टैंड रहता है। आपसे मैं एक नॉर्मल मैं आपको पहले आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपसे सब कोई से आपसे एक बात पूछता हूँ, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है। देखिए ये आप सब कोई को पता है कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, लेकिन आपको वो एग्ज़ाम में क्या लिखना है इंस्टीट्यूट उसी पे ही मार्क देता है, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो मैं बस वही आपको कीवर्ड्स पे ही मैं आपको सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आते हैं NFT, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि नॉन फंजेबल टोकन मतलब, फंजेबल मतलब होता है कि नॉर्मली, ठीक है, और नॉन फंजेबल का मतलब होता है यूनिक, जो किसी एक के पास रहेगा, उसका ओनरशिप भी किसी एक के पास रहेगा, यूनिक रहेगा, एक्सचेंज रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक है। और इसका चैलेंजेस में क्या आपका आ जाएगा, ओनरशिप आपका आ जाएगा, कॉपीराइट, सिक्योरिटी रिस्क, देखिए सब में आपको मिलेगा। और ये जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है इससे, जो कि वो सबसे मस्त है, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। मेरे को जो भी लगता है कि न्यू सिलेबस है तो वही क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। तो RPA ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस रहेगा, कॉपी ऑफ मतलब कॉपी करेगा, ह्यूमन का एक्शन को कॉपी करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग मेरे तरह नॉन स्टॉप बोलते रहेगा बिना पानी उनी पिए, फास्टर रहेगा, 100% रिलायबिलिटी रहेगा, अंडरस्टैंड RPA प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और इसका रिस्क थोड़ा सा आप लोग केयरफुली थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑपरेशनल रिस्क आएगा, चेंज मैनेजमेंट रिस्क आएगा, RPA स्ट्रेटेजीज रिस्क आएगा, ठीक है। तो ये रिस्क इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पहले क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि पेज नंबर 17.18 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 रहेगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11, मैं 2 क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को क्या करना है कि एक कंपनी है कि जो कि प्लानिंग कर रहा है कि मतलब उसको इंटरव्यू कैसे उसको कंडक्ट करवाना है, ठीक। तो उसको हम लोग 3-4 पॉइंट उसको हम लोग हाईलाइट करा के दे देंगे कि वो अगर चाहता है इंटरव्यू को ये कराने के लिए, तो पहले उसको बोलेंगे कि एडवर्टाइज कर लो सोशल मीडिया के थ्रू या करियर साइट पे जो कंपनी का ये रहेगा, ठीक है। फिर उसका लिंक मतलब रीडायरेक्ट उसको कर देंगे करियर साइट का, फिर एल्गोरिदम स्कैन इस एप्लीकेशन कर देंगे, फिर प्ले ऑनलाइन गेम्स टू एक्सेस देयर स्किल्स,
और वीडियो इंटरव्यू, ठीक है। ये टोटल 5 पॉइंट आपको लिखना है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अपने मन में एक बार फिर से आप एक बार बोलिएगा। प्लेस एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया या करियर साइट्स, ठीक है, पहला। सेकेंड, लिंक रीडायरेक्ट्स करियर साइट। एल्गोरिदम स्कैन्स एप्लीकेशन। प्ले ऑनलाइन गेम्स टू एक्सेस देयर स्किल्स। वीडियो इंटरव्यू, ठीक है। ये टोटल 5 पॉइंट आपको लिखना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा मतलब अटपटा है, इसको थोड़ा सा लर्न करना ही पड़ेगा। प्लेस मतलब एडवर्टाइजमेंट हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, लिंक डायरेक्ट्स करेंगे कैरियर साइट पे, एल्गोरिदम स्कैन एप्लीकेशन करेंगे, प्ले ऑनलाइन गेम्स करेंगे और वीडियो इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद और लास्ट में ये कंक्लूजन हम लोग लिख देंगे, ऑटोमेटेड हायरिंग प्रोसेस रिड्यूस फुल टाइम एफर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। बस इतना में आप लोग का मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको कराता हूँ। चैलेंजेस ऑफ एसेसिंग टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है। ये ऑडिटर्स का इस पर फोकस रहेगा जनरली, ठीक है। क्या क्या कंट्रोल पे वो फोकस करेगा, तो इसमें टोटल 3 पॉइंट आपको लिखना है। मैं ओनली आपको कीवर्ड्स में आपको बोलूँगा, ठीक है। मैं जो कि बुक में देख के मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये आप थोड़ा सा भी आप इसको मिस ना करें। ऑडिटर्स शुड गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री एंड IT एनवायरनमेंट। ऑडिटर्स शुड गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री का या IT एनवायरनमेंट का, गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग IT इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ऑडिटर शुड कंसिडर रिस्क रिजल्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कंसिडर रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, consulting risks resulting from implementation of new technology, considering risks resulting from implementation of new technology। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कंसिडर वेदर डिजिटल अपस्केलिंग, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंड डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कंट्रोल, साइबर कंट्रोल, IT स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों को लर्न करना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ऑडिटर क्या करेगा, गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करेगा, कंसीडर रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ ऑडिटर्स को कंसीडर करना है। फिर उसके बाद कंसीडर क्या करेगा, डिजिट अपस्किलिंग करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन 11 जो कि सबसे इजी है, टेक्नोलॉजी रिस्क। ये हम लोग ऐसे 315 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग असेसिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ एंटिटी थ्रू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसे करके कुछ उसका ऐसे का कुछ नाम था, मैं अच्छा से मेरे को याद था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मेरे को थोड़ा सा वो नाम नहीं याद रहता। तो वो IT रिस्क में मैं इसमें आपको जनरली आपको मैं 3 चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। वो पहला पॉइंट था रिलायंस को लेके, और दूसरा था मतलब अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ मास्टर फाइल था, अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ चेंज ऑफ डेटा था। ये टोटल 3 पॉइंट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्ट, वो आप थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, वो बहुत ईजी है, वो आप कर लीजिएगा आप लोग। इसमें टोटल मैं आपको 12 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। और इसके बाद आपको एक पेज नंबर आता है 17.19 में, ये जनरली मतलब इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक मतलब बहुत पहले मतलब 1-1.5 साल पहले मैंने एक मतलब CA फाइनलिस्ट का मतलब वो Big 4 में गया था, तो उसको वो इंटरव्यू का मतलब ड्यूरिंग उससे पूछा गया था कि मतलब कि आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑडिट क्या देखते हैं। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप आज से 5 साल बाद आप ऑडिट में क्या आप लोग चेंजेस आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिर्फ MCQ भी नहीं आएगा, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए है। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, जिससे हम लोग एसेट्स हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। मेटावर्स हमको बोलने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोग भर के आप लोग यूज़ करते हैं। 3D स्पेस, ठीक है। एल्गोरिदम रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। बस ये 17.19 पे था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था, ठीक है। और मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, ठीक है गाइस। हो सकेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन मैं अपने तरफ से मैंने 100% मैंने दिया है। अगर भूल होता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और इस चैप्टर का जो भी लिंक रहेगा, ये मतलब चैप्टर का जो भी मैंने रेफरेंस लिया था, ये शुभम केसवानी सर ये लिया था, वो मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं, बस आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया। मेरे से कुछ गलती हुआ होगा तो ये थोड़ा सा आप लोग मत करिएगा। हो, थैंक यू।